हमारे साथ अब दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रह्मचलानी रणनीतिक विशेष विश्लेषक हैं और साथ ही अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत हैं। आप दोनों का एनडीटीवी में स्वागत है। ब्रह्मा, अगर मैं आपसे शुरू करूं, G7 का मंच, जो सीधा सवाल ये है कि भारत के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है? आप हमसे पूछ रहे हैं। जी। G7 शुरू में तो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप था, मगर अब क्या है कि G7 के जगह G20 दुनिया का मेन इकोनॉमिक फोरम बन गया है, क्योंकि G7 का जो रेलेवेंस है उसमें काफ़ी अपारेंट डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि G7 कंट्रीज की जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी के लिए वो काफ़ी घट गया है। तो इस समय G7 तो एक वेस्टर्न ब्लॉक है। इसमें देखिए जापान भी इसका मेंबर है, मगर जापान अपने आप को, और ये सारे G7 कंट्रीज अमेरिका के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट उनकी है बाय ट्रीटी। तो एक तरह से ये वेस्टर्न ब्लॉक है, और इसका जो रेलेवेंस घट रहा है इस डिक्लाइन के बजाय प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नॉन वेस्टर्न लीडर्स को इनवाइट किया। भारत के नेता, ब्राजील के नेता, यूएई की प्रिंस बिन जायद, और टर्की के प्रेसिडेंट। तो इससे साफ जाहिर है कि G7 को रेलेवेंट बनाने के लिए मेलोनी ने कोशिश की कि जो बड़े नॉन वेस्टर्न लीडर्स हैं वो वहां पर प्रेजेंट हो। उन्होंने जेलेंस्की को भी बुलाया, और जेलेंस्की के साथ उन्होंने पोप को भी बुलाया, क्योंकि पोप हम्म। काफी समय से सीज फायर के लिए एडवोकेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीज फायर होनी चाहिए यूक्रेन के युद्ध में, और जेलेंस्की कहते हैं कि नहीं, युद्ध चलने दीजिए, हम सीज फायर के लिए रेडी नहीं है। तो दोनों को, दोनों साइड को उन्होंने इनवाइट किया। तो ये अच्छी बात है कि नॉन वेस्टर्न लीडर्स भी थे वहां पर समिट में, और जेलेंस्की और पोप दोनों समिट में भी हैं। जी। अशोक जी, भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है और कई सालों से G7 में उसे इनवाइट किया जाता रहा है। तो क्या वो दिन दूर नहीं जब G7 जल्द ही G8 भी बन सकता है? बहुत धन्यवाद सिकता। और देखिए, मैं इसमें, ये मेरा नजरिया थोड़ा दूसरा है इसमें। एक तो ये वाला, जैसे अभी ब्रह्मचला बता रहे थे, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है, डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुपिंग है, रिच कंट्रीज का ग्रुपिंग है, प्रॉस्परस कंट्रीज का ग्रुपिंग है। हम चाहे अभी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, थोड़े समय बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, परंतु हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है, हम फिर भी एक डेवलपिंग कंट्री रहेंगे। फिर भी हम कुछ सालों तक, 10 15 20 साल तक, हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है वो आजकल अगर 2000 के आसपास है, 3000 पहुंच जाएगा, 4000 पहुंच जाएगा, 6000 भी पहुंच जाए, फिर भी हम डेवलपिंग कंट्री रहेंगे और मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री बन जाए। परंतु ये वाले जो देश हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम सिक्ता करीब 50,000 है। तो इसीलिए इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। दूसरा, मैं समझता हूं जो हम अपना जो रोल फुलफिल कर सकते हैं, we can do it much better when we are a permanent invitee। देखिए, आजकल भारत का ऐसा स्थान बन गया है, जो दुनिया में जो भी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो अब यूक्रेन का डिस्कशन हो, क्लाइमेट चेंज का हो, टेररिज्म का हो, पेंडेमिक्स का हो, हेल्थ इश्यूज का हो, देखिए दुनिया में जो भी चुनौतियां हैं, किसी भी चुनौती का हल नहीं निकाला जा सकता भारत को उसमें सम्मिलित किए बिना। तो भारत का हम्म। होना वहां पर बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आपने स्वयं कहा और आपने देखा, जो पांचवी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया जा रहा है, भारत एक और सेतु बनकर उभरा है, एक ब्रिज बनकर उभरा है, जो दुनिया की नॉर्थ कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, और जो ग्लोबल साउथ है। अगर हम यहां पर इसमें G8 बन जाएंगे, तो हमारा जो वहां पर रोल है एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो एकदम खत्म हो जाएगा। तो हमको अपने, अगर वहां पर उन देशों के साथ
अपने संबंधों को बनाए रखना है। देखिए, अभी भारत G7 में परमानेंट इनवाइटी है, 5 साल से आ रहे हैं। भारत मेंबर है ब्रिक्स का, भारत मेंबर है SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अभी 3-4 जुलाई को अस्ताना कजाकिस्तान में इसकी समिट मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मेरे विचार से सम्मिलित होने जाएंगे। हर एक SCO समिट में वो सम्मिलित हुए हैं। तो हमारे पास वी हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स व्हेन वी आर नॉट अ मेंबर ऑफ G8। हमको ये प्रयास करना चाहिए जो कैसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है, और उसके लिए हमारी जो साझेदारी है, हमारा जो सहयोग है इन G7 देशों से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अहम है। इसीलिए भारत को अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को इन देशों के साथ बिल्कुल और पुरजोर मजबूत करना चाहिए, और अपना जो और रोल है एज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, एज मेंबर ऑफ ब्रिक्स, उसको भी हमें पूरी तरीके से निभाना चाहिए। सिकता। तो ब्रह्मा, जो बात अशोक जी कह रहे हैं कि G7 वो मंच हो सकता है भारत के लिए ग्लोबल साउथ देशों के मुद्दों को उठाने के लिए, बजाय कि वो G8 बनकर इसमें शरीक हो जाए, वो परमानेंट इनवाइटी रहे और ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर वहां पर पुरजोर तरीके से वो सारी बातें रखे जो ग्लोबल साउथ इन देशों से कहना चाहते हैं। हाँ, वो ठीक है, मगर इस समय दुनिया का जो मेन डिस्कशन फोरम इकोनॉमिक इश्यूज के लिए G20 है। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिसीशंस हैं दुनिया के लिए, वही लिए जाते हैं। G7 में देखिए इस समय एजेंडा क्या है, यूक्रेन यूक्रेन और यूक्रेन। हाँ, ये जब बाइडेन पहुंचे इटली, तो उन्होंने जेलेंस्की के साथ एक 10 साल का सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया, और उसके अलावा यूक्रेन के लिए $50 बिलियन का एक लोन अनाउंस हुआ। ये लोन नहीं है, ये गिफ्ट है यूक्रेन के लिए, क्योंकि इसका जो रीपेमेंट यूक्रेन नहीं करेगा। इसका जो रीपेमेंट है, जो इंटरेस्ट है रशिया के सेंट्रल बैंक एसेट्स जो वेस्टर्न देशों ने फ्रीज किए हैं, अब इंटरेस्ट को कॉन्फिस्केट करके उस लोन को रीपे करेंगे। तो इस तरह की जो इस तरह का जो एक्शन है अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, ये बहुत झटका दे सकता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ को। मगर G7 का इस समय जो जो लीडर्स हैं, आप देखिए कि इस समय जितने भी लीडर्स हैं G7 के, वो काफी कमजोर है अपने अपने कंट्रीज में। सुनाक मेरे ख्याल से सत्ता में सिर्फ 3 हफ्ते रहेंगे, क्योंकि ब्रिटिश इलेक्शंस आने वाले हैं, वो हारेंगे बुरी तरह से। मैक्रोन का जो फ्यूचर है फ्रांस में, वो जो अपकमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं जून 30 को, उसमें डिसाइड होगा। जो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स हैं, उनकी जो सरकार है बहुत ही अनपॉपुलर है। जो रिसेंट यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, उनकी जो एसटीपी पार्टी है, पूरी तरह से हारी। कनाडा के जो ट्रूडो हैं, 8 साल से सत्ता में हैं, अब काफी कंट्रोवर्शियल और अनपॉपुलर हो गए हैं। और जापान के जो किशिदा है प्राइम मिनिस्टर, वो इस अगस्त सितंबर या अक्टूबर में रिप्लेस हो सकते हैं। और जहां तक जो बाइडेन का सवाल है, वो नवंबर में हारने वाले हैं पॉसिबली। तो इस G7 लीडर्स में से सिर्फ दिल्ली की मेलोनी अगले साल सत्ता में रहेगी, ये पक्का है। तो ये सारे नेता काफी कमजोर है अपने कंट्रीज में, और कई लीडर्स का ये लास्ट समिट हो सकता है। जी जी, अशोक जी, जो बड़ी बात है कि इस मल्टीलैटरल मंच में साइड में बायलैटरल टॉक्स भी हो रहे हैं। ऐसे में भारत की बातचीत भी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों से इन बायलैटरल टॉक्स के लिए मिल रहे हैं ऑन द साइड लाइन्स। ऐसे में भारत की क्या कोशिश होगी डिप्लोमेटिक लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से, कि इन बायलैटरल टॉक्स का कुछ नतीजा निकले और भारत को इस एरिया में गेन हो? जी सिकता, अगर आप मुझे अनुमति दें तो एक छोटा सा मैं कमेंट करूंगा जो अभी ब्रह्मचलानी ने किया। देखिए, वो ये बिल्कुल ठीक है जो
जॉर्जिया मेलोनी के अलावा और जो वहाँ के जो नेता हैं वो बहुत ही कमजोर हैं और शायद अगले साल तक सभी निकल जाएंगे। परंतु देखिए, ये वाले जो देश हैं, इन देशों के पास कैपिटल है, इन देशों के पास टेक्नोलॉजी है, इन देशों के पास मार्केट्स हैं, और वो हमको चाहिए। तो देखिए, नेता जो भी रहे, आए नहीं आए, परंतु वो देश तो सुदृढ़ हैं, देश तो समृद्ध हैं। ठीक है, उनके जो पहले 1970 में जब G7 बना था, उसके बनिस्बत अभी उनकी जो स्ट्रेंथ है और हेफ्ट है वो कम हुआ है, परंतु फिर भी जो भारत को चाहिए पूरी दुनिया में, वो ना तो आपको रूस दे सकता है, ना कोई और देश दे सकता है। चीन तो दे ही नहीं सकता, चीन के साथ हमारे रिश्ते। तो इसीलिए हमारे संबंध इन देशों के साथ अच्छे बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं, जो आपने जो जी। कहा, जो द्विपक्षीय उनकी जो वार्ता होती है, मैं समझता हूं जब कोई भी इंटरनेशनल समिट होता है, और मैंने बहुत सारे ऐसे समिट्स अटेंड किए हैं, इसमें जो प्लीनरी सेशंस होते हैं, जहां आप जाते हैं, अपना स्टेटमेंट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट तो होता है। प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिटेरेनियन, अफ्रीका, इंडो पैसिफिक, एनर्जी, वो महत्वपूर्ण होगा। परंतु असल में जो इसका महत्व होता है, वो है ऑन द साइडलाइन, जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, और वो होता है अपने संबंधों को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। और मैं समझता हूं ये जो मुलाकातें हुई हैं, मैक्रोन के साथ, ऋषि सुनाक, जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी होंगी, और जेलेंस्की के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने एजेंडे को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, इटली बहुत ही हमारा अब एक महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी बनकर उभरा है। जब जॉर्जिया मेलोनी पिछले साल भारत आई थी मार्च में, तो तब हमने इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। और देशों के साथ भी, फ्रांस तो है ही हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यूके के साथ हम इंडिया यूके एफटीए के बारे में बात कर रहे हैं, उसको आगे ले जाना है। तो मैं समझता हूं ये जो द्विपक्षीय वार्ता है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको जो समय प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा, वो जितने नेता के साथ मिल सकते हैं, मैं तो देख रहा हूं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनके कैसी मुलाकात होगी, वो अच्छा होना चाहिए। हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, उनको आगे और ले जाना चाहिए। जी, सिकता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा के लिए। ब्रह्मचलानी और अशोक सज्जनहार वक्त निकाला और बात की एनडीटीवी से। शुक्रिया।